मरा कौन? मेरा भाई अतुल सुभाष, और जिसे कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर निकिता सिंघानिया मर गई होती तो आज अतुल सुभाष नहीं, उसका पूरा परिवार जेल में होता कि अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। पत्नी ने अडल्ट्री करी, एक लड़के के साथ सो गई तो बोले एक ही के साथ सोई है ना, तो मतलब 4-7 के साथ सोए। नहीं, वो कहती और ओके। जज की पत्नी अगर 10 के साथ सो जाए तो जी। तब भी जज साहब यही बोलेंगे। पहले हमने घुमा फिरा, फिर हम थोड़ा और कोजी हुए, फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम ओयो रूम में जाएंगे, तो हम ओयो रूम में बैठे थे पहले, फिर हमने सेक्स किया। तो क्या ओयो रूम में लड़कियां जो जाती हैं उनको पता होता है ना कि हम जा रहे हैं, तो वो वहाँ सेक्स करने जा रही होती हैं, ये उन्हें पता होता है, या वहाँ हनुमान चालीसा लेके जाती हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी? क्या एग्जैक्टली करने क्या जाती हैं लड़कियां? शादी हो पाएंगी आगे इस हिसाब से? लड़के कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। आई विल हैव सेक्स विद यू व्हेन यू थ्रो दिस बुढ़ा बुड्ढी आउट ऑफ द हाउस, देन आई विल सर्व फूड एंड आई विल हैव सेक्स विद यू। जज साहब तो खुद डरते हैं, पुलिस वाले तो खुद डरते हैं, हमारे पर रेप केस ना डाल दें। कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। मैंने सोचा था, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। आखिर करना क्या चाहिए? कि men should leave India. हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और आज के स्पेशल शो में एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, और मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे, तमाम टीवी चैनल्स पे। तो वेलकम करते हैं बरकत रेहान जी का। नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर शो। मैम, पहला सवाल तो आपसे यही कि महिलाओं के मेंस राइट एक्टिविस्ट, ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया मैम। बट मैं तो ह्यूमन बींग्स की इम्पोर्टेंस देती हूँ। हर एक इंसान रहता है इस देश में, क्यों जेंडर डिवाइड करना है महिला और पुरुष में? और अगर प्रताड़ना किसी के साथ भी, इनजस्टिस किसी के साथ भी हो रहा है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नो मोर जेंडर डिवाइड। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई प्रकार के डिवाइड चलते हैं, लेकिन मैं डिवाइड एंड रूल की राजनीति में बिलीव नहीं करती। इसलिए मैं समानता की बात करती हूँ। इसीलिए मैं महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर सबको एक पटल पे रखती हूँ। नाइंसाफी किसी के साथ भी हो, मेरी आवाज जरूर उठेगी, और ये आवाज आखिरी सांस तक उठती रहेगी, मरते दम तक। बट ये जो नाइंसाफी जो आपने बताया मैम, बहुत सारे केसेस अब लोग निकल के आए हैं, पुरुषों के साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? अगर हम बात करें डाउरी की, 498 है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अतुल सुभाष जी का जो केस आया, उसके बाद से तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। पहले भी होता था, लोग कम निकलते थे, बट अब कुछ आवाजें उठने लगी हैं, प्रोटेस्ट भी होने लगे। बट जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं तो व्हाई ऑलवेज मेन सफर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि 80% पुरुष इस देश की जीडीपी के लिए काम करते हैं, और पुरुषों का जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। लेकिन हमने हमेशा से एक नरेटिव बना, पर्सपेक्टिव जो है वो, कि पुरुष हमेशा गिल्टी है, हर बात में उसे ही हम कसूरवार ठहराते हैं। तो ये जो नरेटिव है, इसी को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, और कोर्ट रूम में आज भी यही हालात है। आज देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप रणवीर इलाहाबादिया की भी बात करें तो उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट जमा कराइए, आप विदेश नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ था? वाइफ निकिता सिंघानिया और उनके साले साहब और उनकी मदर जो थी निकिता की, इन सबको बेल मिल गई। कोई पासपोर्ट सीज नहीं हुआ, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कोर्ट ने कि आप बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं कह रही, मैं रणवीर को ये नहीं कह रही कि उसने जो किया है मैं उसको पूरा कंडेम कर रही हूँ, वो सही नहीं किया उसने। लेकिन जब भी कोई आदमी होता है तो हम पूरी जोर शोर से लग जाते हैं उसे डिमीन करने में, उसे अपराधी घोषित कर देते, कसाब से भी बुरा व्यवहार उस आदमी के साथ करते हैं। मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था, और उस ट्रैवल के दौरान जो उसके को पैसेंजर्स थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, यहाँ तक कि क्रू मेंबर्स, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी कि जहाज में क्या चल रहा था। ये मैं हवाई जहाज यात्रा जो बिजनेस क्लास के लोग करते हैं उनका एक किस्सा बता रही हूँ आपको। अब बिजनेस क्लास में लेग स्पेस बहुत ज्यादा होता है, आप सबने ट्रैवल किया, आपको पता है। लेकिन लड़की जो दंगल में हीरोइन थी, नीचे उतरती है और वहां पे कंप्लेन करती है कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है। अब बताइए, पूरे सफर में
वो लड़की मोलेस्टेशन एंजॉय कर रही थी, उसकी माँ भी वहीं बैठी थी, उसे कुछ नहीं पता चला। लड़कियां तो तुरंत सैंडल उतार लेती हैं, थप्पड़ मार देती हैं, तो वहां पर तो उसने कोई अलार्म नहीं बजाया, ना क्रू मेंबर्स को बताया। अगर पानी का गिलास देरी से मिल जाए तो क्रू मेंबर्स के ऊपर कितनी डांट लगानी शुरू कर देते हैं। हमने अक्सर देखा है एयरक्राफ्ट में क्या होता है। यहां पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उतरते सार ऐसा हुआ। जबकि लड़का जो वहां बैठा था उसने एयर होस्टेस को बैठते सार सूचित किया था कि मैं मैयत से आ रहा हूं, मैं सोना चाहता हूं। अब सोते वक्त पहली बात तो पैर लग ही नहीं सकता, और मैयत से आते हुए लड़के की क्या उस टाइम क्या मनस्थिति होगी। मान भी लीजिए अगर एक आध बार पैर छू गया तो वो मोलेस्टर हो गया, और आपने उसे इतना जलील किया। और मुंबई पुलिस को तो मैं दाग देती हूं, उन्होंने तो हैंड कफ करके इस लड़के को पकड़ के जेल में ले गए। कसाब से भी बुरा हाल, कसाब का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन ऐसे हस्बैंड्स के ऊपर जिनके ऊपर सिर्फ चार्जेस होते हैं, कहीं पे ये नहीं प्रूव हुआ होता कि उन्होंने ऐसा किया है। वो कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही ट्रायल, मीडिया ट्रायल, पुलिस में हैरेसमेंट, इसकी वजह से कितने निर्दोष पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। 3 गुना आत्महत्या का रेट 2 साल पहले था मैरिड मैन का, आज ये 4 गुना होने वाला है। लेकिन आज भी हम मूक दर्शक सो रहे हैं। हम सबको जागने का टाइम आ गया। अतुल सुभाष पहला इंसान नहीं है, लाखों लड़के मर गए और आगे भी लाखों लड़ते मरते रहेंगे अगर हम अब भी नहीं जागे। लेकिन एक बात आपको कह दूं, सबका नंबर आएगा। आज जो चुप है उसका नंबर भी आएगा। आज वो कोई और है, कल वो आपका बेटा, आपका पति, आपका पिता, आपका भाई, आपका मेल कलीग हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो सभी से मैं हमेशा ये कहती हूं, जागो जागो, बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर हो गई है कि आज पुरुष भय के माहौल में जी रहा है। जो एक सुनहरा रिश्ता था पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मैं कहूंगी बहुत अच्छा रिश्ता होता है, या फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप को भी आप मान लीजिए, तो आज इतना डर का माहौल है। हर बात में सीसीटीवी के नीचे बात करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, एविडेंस लाने पड़ेंगे। जितने लड़के आप देखिए, अभी तो वैलेंटाइंस डे गया ही है, डेटिंग एप्स पे जो बैठे हैं, सारे लड़कों को ही सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। चाहे आप किसी भी ऐप पे हो, चाहे टिंडर पे हो, चाहे बम्बल पे हो, चाहे XYZ। मेरे पास बहुत सारे लड़कों आते हैं, अप्रोच करते हैं, अपनी अपनी कंप्लेंट बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैडम को गुस्सा आ गया। अब मैडम ने कहा है कि रेप केस फाइल कर देंगे। अब मैं क्या करूं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो हमारे बीच में सहमति से हुआ था। कितने लड़के हैं जो ओयो रूम के किस्से सुनाते हैं कि हम अपने पहले हमने घुमा फिरा, फिर हम थोड़ा और कोजी हुए, फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम ओयो रूम में जाएंगे, तो हम ओयो रूम में बैठे थे पहले, फिर हमने सेक्स किया। तो क्या ओयो रूम में लड़कियां जो जाती हैं उनको पता होता है ना कि हम जा रहे हैं, तो वो वहां सेक्स करने जा रही होती हैं, ये उन्हें पता होता है? या वहां हनुमान चालीसा लेके जाती हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, या XYZ कोई और ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे देश में, या हर रिलीजन के लोग जा रहे हैं वहां वो करने जाते हैं ओयो रूम में? क्या एग्जैक्टली करने क्या जाती हैं लड़कियां? और जो कहती हैं 76% ऑफ द केसेस जो है उसमें प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे लड़कियां रेप केस डालती हैं। प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो आप डिसाइड कर लीजिए ना, लाइन ड्रॉ कर लीजिए ना कि आप सेक्स नहीं करेंगे मैरिज के पहले, मैरिज के बाद सेक्स करिए ना। लेकिन आप मजे भी दोनों लूट लें, और लड़का बलात्कारी, लड़की तो बिल्कुल क्लीन चिट है, लड़की में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी एक लड़की का कॉल आया था कुछ दिन पहले, रो रो के बेहाल हो रही थी वो लड़की, मैम मेरे भाई को बचा लो, मैम मेरे भाई को बचा लो, मेरे आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन हुआ क्या है बताओ, रो मत। मेरी माँ का डायलिसिस हो रहा है, मेरी माँ का डायलिसिस होता है, और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। मेरा भाई रिलेशनशिप में रह रहा था, लड़की ने रेप केस डाल दिया और लड़का तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन मैम एक बात बताओ, मजे तो दोनों ने लूटे थे, सेक्स तो दोनों ने किया, रिलेशनशिप में तो दोनों थे, तो मेरे भाई को अंदर जेल में डाल दिया, तो इस लड़की को क्यों नहीं डाल रहे? इसको भी तो डालो, इसने भी तो गलती करी है। और अगर मेरे भाई को बेल नहीं मिल रही है, अब अंजाम बता देती हूँ, लड़का 2 महीने से जेल में है, अंजाम भी बता देती हूँ इस केस का। अब सिर्फ 20 करोड़ की डिमांड हुई है, केस वापस ले लेगी लड़की, 20 करोड़ रुपए दे दीजिए।
धंधा बन गया। धंधा बन गया, कहीं 20 करोड़ है, कहीं 20 लाख है, कहीं 40 लाख है, कहीं 10 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है। मतलब ये सिर्फ शादियां मुर्गे होंगी के आगे, हिसाब से। शादियां हो पाएंगी आगे इस हिसाब से। शादियां आपने तो ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछ दिया। आप तो इंडिया में रहते हैं, आपने हमसे ये पूछ लिया। यहाँ पे इंडिया में अक्सर ट्विटर पे ट्रेंड करता है मैरिज स्ट्राइक, तो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट तो इस पर ध्यान नहीं देते। यूके से, यूनाइटेड किंगडम से मुझे एक मैडम का कॉल आता है, वो वहाँ जर्नलिस्ट है। कहती है, बरखा जी, आई वांट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, somebody has given me your number. I said okay fine, tell me. अब यूके से मैडम को मैं तो सोचा भाई अपने तो भारत में ही काम नहीं ठीक हो पा रहा, ये यूके तक हमारा नाम कैसे पहुंच गया। चलिए खैर, यूके की बड़ी जर्नलिस्ट, बात है भाई यूके की जर्नलिस्ट, वैसे भी आपको पता है ना हमारे देश में हम चाहे जितना मर्जी काम कर लो, नहीं, अगर बाहर वाले सर्टिफिकेट दे दे, थोड़े बिजी थे ना यमुना क्लीन कराने में नहीं फिर भी अगर बाहर वाले सर्टिफिकेट दे दे तो आपके बड़े हो काम को जाते तो हैं, जी। बहुत सराहा जाएगा। जी। लेकिन खैर मुझे इस बाहर वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं भारत के लड़कों के लिए काम करती हूँ और उन्हीं के लिए करती रहूंगी। खैर हमारे एनआरआईज बहुत हैं जो अप्रोच करते हैं, उनका भी मैं देखती रहती हूँ। लेकिन इन मैडम को मैंने ये जवाब दिया, मैडम हुआ क्या है ये तो बताओ। कह रही मैडम भारत में ना मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो मैंने कहा आपको क्या दिक्कत हो गई, भारत में ट्रेंड कर रहा है, यूके में नहीं कर रहा। तो कह रही नहीं नहीं मैडम क्यों कर रहा है ये, आप लोग क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा अगर एक लड़का शादी करे, उसके बाद इतने सारे यहाँ कानून है, घूर दिया तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, शादी में इतनी सारी रेप केसेस के इतने कानून है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो गया, यहाँ हो गया मोलेस्टेशन हो गया, सड़क पे खड़े खड़े मोलेस्टेशन हो जाता है, तो इतना कुछ है। एक और ये कानून लेके आए हैं मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में अगर लड़की ने बोल दिया कि भाई जी हमारा मैरिटल रेप हुआ है, मतलब फोर्स सेक्स हुआ है, तो आपको जेल में डाल देंगे, 10 साल की जेल होगी। तो भाई इसलिए यहाँ पे मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड कर रहा है और लड़के कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और कितने अनगिनत कॉल्स आते हैं मुझे कि मैम हम तो इतना डर गए, हम शादी नहीं करेंगे। तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें आप बताइए हमें बचना कैसे, सोल्यूशन बताइए। बहुत परेशान रहते हैं लड़के। लेकिन आप ये बताइए कि भारतवासियों को, भारत के लॉ मेकर्स को, भारत के पॉलिटिशियंस, भारत के जुडिशरी को क्यों नहीं इस बात समझ आ रही। आज यूके के जर्नलिस्ट, यूएस के जर्नलिस्ट इस चीज़ से परिवार जो हमारे टूट रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि हमने वेस्ट को एप कर करके सारी चीज़ें ले आए, लेकिन एक जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं लेके आ पाए जो कि पति के लिए भी कामयाब हो, पत्नी के लिए भी कामयाब हो। जब हम यूसीसी की लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं कि सब लोग एक ही पटल पे होंगे यूसीसी में जी। तो जो पत्नी के लिए कानून है, क्या वही कानून पति के लिए है। मेरा ये सवाल है सभी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये सवाल है कि सर पतियों का तो बहुत बुरा चल रहा है, इसीलिए मैं मेन की बात करती हूँ और अक्सर आपको ईमेल लिखती हूँ मेन की बात पे अपनी बात रखने के लिए। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी मरते दम तक जब आप मेन की बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास में लड़के भी आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद, लेकिन बेटा भी तो बचाना है सर, उनका भी तो विकास करना है। और यूथ एम्पावरमेंट पे हम ज्यादा ध्यान दें प्रधानमंत्री जी, क्योंकि विक्टिम कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर। तो हम सबके विकास की बात करें। और लड़कों की जो प्रताड़ना की दर है बहुत बढ़ गई है, इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है मरने का, मजबूरी है। शौक नहीं है मरने का, मजबूरी है जो उन्हें मरने पे मजबूर कर रही है। और सिर्फ लड़के नहीं मर रहे, पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ हरियाणा से, जहाँ पे पूरा परिवार जिसमें माता पिता और लड़का तीनों कीटनाशक पी के मर गए। बहू की जो प्रताड़ना थी इतनी बढ़ गई, हैरेसमेंट इतना बढ़ गया था, बहू से दुखी होकर के पुलिस स्टेशन को गुहार लगाते लगाते हार गए, दम तोड़ दिया। अतुल सुभाष जब मरे थे तो देश में एक जन जागृति फैली थी। लेकिन आज भी आपको पता है पूरा जो उनका परिवार है, मतलब माता पिता और भाई विकास, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि केसेस थोड़ा खत्म हो गया अतुल सुभाष के मरने के बाद। एक जन जागृति जरूर आई है, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया तो बेल पे
धड़ल्ले से घूम रही है। मरा कौन? मेरा भाई अतुल सुभाष, और जिसे कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर निकिता सिंघानिया मर गई होती तो आज अतुल सुभाष नहीं, उसका पूरा परिवार जेल में होता। सिर्फ परिवार जेल में नहीं होता, एक्सटेंडेड फैमिली, मामा, चाचा, ताऊ और बथेरे लोग अंदर जेल में होते। तो दुर्भाग्य ये है कि अगर लड़की कोई भी क्राइम करे तो कोई बात नहीं, उसे 100 खून माफ है। बट आई ऑलवेज से क्राइम हैज नो जेंडर। मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मेन आर ह्यूमन टू। जब आप ह्यूमन राइट्स की इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं तो पुरुषों के साथ जो अन्याय होता है उस पर क्यों नहीं बात करते? विष्णु तिवारी, ललितपुर, यूपी से 20 साल उसने रेप केस में सजा काटी, जेल में रहा 20 साल। बहुत बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। जब जेल से बाहर निकला तो मेरे पत्रकार भाइयों ने मदद करी। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। मुझे आज भी याद है, उसने मुझे ये सारी बातें बताई थी कि कैसे पत्रकार भाइयों ने उसे मदद करी, उसे गांव में पहुंचाया, और गांव में जाकर के उसे सारे परिवार के लोग मर चुके थे उसके, यहां तक कि उस लड़की जिसने रेप डाला था उसके ऊपर, वो भी मर चुकी थी। लेकिन कितना कितना ज्यादा उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसका पैसा, खेत खलिहान जो भी था, कोर्ट केसेस में सब खत्म हो गए। माँ बाप मर गए, सब मर गए परिवार के। और उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं अभी भी। 20 साल कोई लौटा सकता है? बिल्कुल। 20 दिन भी आप जेल में रह के देखिए। जो निकिता सिंघानिया कहती है कि मैंने नहीं टॉर्चर किया, मैंने नहीं टॉर्चर किया, तो तुम्हारे टॉर्चर के बगैर ही अतुल सुभाष को शौक था मरने का। 3-4 करोड़ रुपए एलिमनी में मांगते हैं, कोर्ट के सेटलमेंट में मांगते हैं। वहां जज जो बैठी है वो भी नोच के खा रही है अतुल सुभाष को। क्या हो क्या रहा है? पूरा सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हर जगह हैरेसमेंट है, कोर्ट में हैरेसमेंट है लड़कों का, पुलिस स्टेशन में हैरेसमेंट है। सबके रिफॉर्म्स की बातें तो हम लाखों बार कर चुके हैं, लेकिन कब आएंगे रिफॉर्म्स? 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट्स में पेंडिंग है। कब बदलाव आएगा? कब हम सुनेंगे कि हम पुरुषों की भी प्रताड़ना समझ रहे हैं, उनके लिए भी? आपको मैं ऐसी ऐसी जजमेंट बताऊं। अभी एक जजमेंट आई थी जहां पे जज साहब कहते हैं कि एक पत्नी ने अडल्ट्री करी, एक लड़के के साथ सो गई, तो बोले एक ही के साथ सोई है ना, तो मतलब 4-7 के साथ सोए। नहीं, वो कहती और जज की पत्नी अगर 10 के साथ सो जाए तो जी, तब भी जज साहब यही बोलेंगे। आपको मैं एक और केस बताती हूँ, भोपाल का। बच्चे, एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस ना देने के लिए, बच्चे की वाइफ की मेंटेनेंस दे रहा था, बच्चे की मेंटेनेंस ना देने के लिए जेल करवा दिया। जेल में बैठे उस लड़के ने जो भी दिमाग लगाया, जी जो घटना घटी होती है आप सबको पता ही होती है, उसने एक लॉयर को हायर किया और उसने उस लॉयर को जेल में बैठे हुए जो भी जैसे भी उसने कनेक्ट किया है, मुझते तक ये बात पहुंची तो मुझे पता चला कि उसने लॉयर को कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका मुझे पूर्णतः विश्वास है। मैं उन दिनों बाहर था। अच्छा, वो बच्चा उसका था ही नहीं? वो बच्चा था नहीं उसका। और जब डीएनए टेस्ट हुआ, जो कि लड़कियां अक्सर मना कर देती हैं, और उसमें पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं है, कोर्ट ने लड़की को फटकार लगाई कि तुमने इस लड़के को जेल बंद करा दिया। जब ये बच्चा ही उसका नहीं है तब भी तुम इसे मेंटेनेंस के लिए फोर्स भी कर रही थी और तुमने ये जेल में बंद करवा दिया इसे। तो उसने बोला हाँ मैं रिवेंजफुल थी, मैंने रिवेंज लेने तो के इस लिए पे कहा। कोर्ट ने उनको कुछ जेल भेजा? अरे कहाँ लड़कियों को ना 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 ना, जज साहब तो खुद डरते हैं, पुलिस वाले तो खुद डरते हैं हमारे पर रेप केस ना डाल दें। जज साहब तो खुद कितने जज खुद ये सब भोग रहे हैं। वो नहीं भाई, गोगोई साहब नहीं जानते क्या कितना बड़ा मीटू अभियान था? और जज साहब के ऊपर जैसे ही गोगोई साहब के ऊपर मीटू आया, नेक्स्ट थोड़े 2 दिन बाद उन्होंने फरमान जारी कर दिया, रिप्लेस ऑल फीमेल स्टाफर्स बाय मेल स्टाफर्स। क्या हुआ जज साहब, फीमेल स्टाफर्स को क्यों रिप्लेस कर दें? आप तो इतना बढ़िया कर रहे थे और फीमेल्स इतना अच्छा काम भी कर रही थी आपके साथ, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या हो गया सर? मीटू एलिगेशंस आपके ऊपर थे। तो मेरे 3 सवाल हैं जज साहब, सिर्फ 3, और मैंने इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया। 150 कैमरे वाले आ गए भाग भाग के, मीडिया वाले। मैंने कहा भाई तुम लोगों को एक मुद्दा बताती हो, तुम कभी उसको कवर ही नहीं करते, आज क्या हो गया? बोले जस्टिस गोगोई का मामला है।
हम कवर करेंगे, हम कवर करेंगे, आपके सवाल जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं सर, हमारे सवाल कैसे अच्छे हो सकते हैं। लेकिन खैर मैंने अपने 3 सवाल रखे। क्या थे? मैंने कहा अगर जस्टिस गोगोई इस देश में सुरक्षित नहीं है, जो जस्टिस है कौन होगा? तो आम आदमी का क्या हाल करते होंगी ये लड़कियां। सोचो भैया सोचो। पहला सवाल। ये बात सुन के मेरा जो कोलीग बैठा उसने सारी डेटिंग ऐप डिलीट कर दी है। सेकंड सवाल, मैंने कहा जस्टिस गोगोई साहब आपको तो 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई। 17 दिन में सब खत्म हो गया। 17 दिन में सब खत्म, सब वाइप ऑफ, फिनिश्ड। सर मेरे भाइयों को तो 17 साल में जजमेंट, अरे सब कुछ खत्म हो गया भाई, और मेरे भाइयों को तो 17 सालों में भी नहीं मिलती क्लीन चिट। जो मेरा भाई रेड लाइट पे खड़ा था, वो बेचारा रेड लाइट पे खड़ा था बाइक पे। अच्छा, सर्वजीत, अच्छा, तिलक नगर का लड़का, दिल्ली का दरिंदा, उसको डे 1 उसके घर गई थी। मैं डे 1 उसके घर गई थी भाई। तो मैंने कहा सरबजीत के तो मैं घर गई थी, उनके पेरेंट्स का दुर्दशा देखी मैंने, सरबजीत की दुर्दशा देखी उन दिनों में, क्या हाल किया था आप लोगों ने उनका, दिल्ली का दरिंदा बना के रख दिया। और वो जो लड़की थी जो जसमीत, वो तो भाग गई कनाडा। वो तो बस वो खूब बस पैसे वैसे लपेटे, मिले जो भी गुणगान हुआ उनका, नहीं इन्होंने तो बड़ा बहुत बड़ा काम कर दिया, इनको तो बिल्कुल अवार्ड मिलने चाहिए, कुछ अवार्ड मिले, पैसे वैसे मिले। आम आदमी पार्टी के लिए वो कुछ काम करती थी, ये सारी न्यूज़ में ही आई थी बातें। मैं उनको कुछ जानती नहीं, वो कोई कौर करके थी, जसलीन कौर। तो जी वो तो भाग गई कनाडा। मेरा भाई तो 6 साल जेल वो चक्कर काटता रहा, पुलिस स्टेशन कोर्ट खेलता रहा 6 साल। हाल में उसकी शादी हुई है, उसको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अभी हाल में उनकी शादी हुई, मैं अकेली गई थी उनकी शादी में। जो लोग इन मुद्दों को उठाते हैं उनमें से कई है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अकेली ही गई थी उनकी शादी में। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा ही रिलेशनशिप मेरा हर विक्टिम के साथ है। रही बात ये बताई आपको, लेकिन वो इतना बड़ा दिल्ली का दरिंदा था जिसे बस में मेट्रो में इतना परेशान करते थे लोग, फॉर जिसके लिए वो तो मोटरसाइकिल पे बैठा था, उसने मोटरसाइकिल पे बैठे कैसे मोलेस्ट कर दिया। वो रेड लाइट बहुत बिजी रेड लाइट है, 100-200 लोग हमेशा होते हैं। पहले दिन उसको बलात्कारी बना दिया था इन लोगों ने, फिर दूसरे दिन तो वो वही लोग आए थे सामने कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। खैर अब आ जाए गोगोई के ऊपर वापस, बड़ा आदमी है भाई। तो गोगोई साहब का तीसरा सवाल, सर अगर आप निर्दोष हैं तो लड़की को तो गिरफ्तार होना चाहिए ना, लड़की को गिरफ्तार, सारे देश को पता चलना चाहिए कि ये क्या है मीटू अभियान, ये जो था सारा फेक मीटू था। और बहुत सारे पुरुष मीटू की बलि चढ़ गए, मर गए। मीटू वॉज ओनली डिजिटल लिंचिंग। मैंने तनुश्री दत्ता के साथ बहुत सारे डिबेट्स किए थे, और मैंने उन्हें हर डिबेट में एक्सपोज ही किया कि 10 साल बाद आप ये मीटू जो कह रही हैं, वो अपना करियर रिवाइव करने आई है, पैसे कमाने आई है भारत देश में, अपना जो भी आपका जो पूरा करियर खत्म हो गया था उसको रिवाइव कराने आई है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां खरीदने आई हैं, टीआरपी मीडिया से मिलेगा, पैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे, या किसी और अन्य मुद्दे से आपने भटकाना है देश को, आपको यूज किया जा रहा है, ये क्या चीज है थोड़ा तो बताइए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें बिल्कुल एक्सपोज किया, क्योंकि उनकी जो बातें थी उसमें तो उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, गणेश आचार्य, ये सारे बड़े बड़े नाम यूज किए थे कि इन्होंने मेरा मीटू कर दिया। अरे भाई, तो मेकअप मैन और जो आपका ड्रेस डिजाइन करते, पहनाते बनाते हैं ड्रेस आपको, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप वाला तो बड़ा ही पास आ जाता है, चीक्स तक आ जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया यार? वो ओवी वैन में जो होते हैं लड़के, समझ गए, तो नाना पाटेकर इंटर्न्स जो रखे होते हैं, पास पास आते हैं आपके, सबसे नजदीक तो मेकअप मैन आता है आपके नजदीक, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया? उन पे लगाती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? एक्चुअली सच तो पता चलता, लेकिन आपको नहीं मिलता ना मैडम कुछ भी। तो जब मैंने इनको एक लोकमत टाइम्स में मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू नहीं डिस्कशन था, मेरे साथ ही बैठी थी मोहतरमा, तो मैंने जब इनको एक्सपोज किया तो बड़ा घबरा गई। हालांकि मेरे को ना पता नहीं, ऐसे जब शोज होते हैं तो मेरा हाथ बड़ा दबाया जाता है, चुप कराया जाता है मुझे, बरखा जी चुप हो जाइए, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि बुलाते भी हो फिर कहते हो चुप भी हो जाओ, ये क्या है?
अब बोलने तो दो ना, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो सच्चाई है, देश जानना चाहता है इस सच्चाई नहीं, को। अब तो आप बोल ही रहे 15 मिनट से। हाँ, ये आप नहीं चुप करा रहे। मैं क्यों कराऊंगा? लेकिन बड़े क्योंकि बड़े जो बात है दिग्गज ना, हैं, ये आनी चाहिए सामने। अरे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मेरा वो मुंह दिग्गज दबाते है ना, हैं, इसीलिए। वो चुप कराते हैं कि नहीं 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 बोलना। अरे रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स मुझे रोज आते हैं सर, बड़ी एफआईआर लिखवाते हैं लोग। खैर वो भी आपको बताऊंगी जब आप मुझसे ऐसा सवाल पूछेंगे, यहाँ पे नहीं लाती इसको। तो उधर मैंने उनको, तनुश्री दत्ता को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था। मैंने कहा आपने ये बड़े बड़े नाम इसलिए लिए थे जिससे कि आपको टीआरपी और पैसा और अच्छा से आपका करियर रिवाइव हो। मैंने कहा आपका करियर तो नहीं रिवाइव होगा, वो तो भूल जाइए, लेकिन हाँ जिस मंशा से आप आई थी कि आपको ग्रीन कार्ड वाला मिल जाए, वो सब हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी वो वाली। लेकिन शर्म करिए, जो ट्रंप ने कहा बकवास है, जिसको ट्रंप ने कहा फेल्ड मूवमेंट, हम भारतवर्ष लाए क्यों थे? आज तो हम ट्रंप बहुत करते हैं। ट्रंप बहुत पावरफुल है, इंडिया ट्रंप से जुड़ना चाहती है, टाई अप करना चाहती है। ट्रंप आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम ट्रंप से मिल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ट्रंप ने ही तो कहा था ये फेल्ड है मूवमेंट है, और बेचारे जो पुरुष हैं वहां के, वो बड़े परेशान है इससे। ऐसा तो ट्रंप ने ही कहा था, और उसने कहा था बेकार बोगस मूवमेंट है। तो जो वो फेंक देते, हम भारतवर्ष में क्यों ले आते? उनका गंद कूड़ा हम अपने में क्यों ले आए? इससे अच्छा जेंडर न्यूट्रल लॉज ले आते, जो मेरी मांग है। मेरी दो ही तो मांगे हैं, समान कानून सबके लिए, और दूसरी कानून बस मेंस कमीशन बना दो। भाई जब तुम वुमेन कमीशन बना सकते हो, महिलाओं के साथ जो भी गलत हो रहा है उसको वहां पर रिकॉर्ड करो, सुनो पूरा, बहुत अच्छी बात है, वुमेन कमीशन होना चाहिए। लेकिन जब मेनका गांधी जी ने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस, तो वहां पे भी मैंने उन्होंने बोला था कि मेंस कमीशन क्यों नहीं बनवा रही थी मैडम? कह रही है वहां पे 200-300 कॉल रोज आते हैं पुरुषों के, वो कहते हैं जी हम बड़े परेशान। मैं कहा मेंस कमीशन नहीं है ना, तभी तो आपको कॉल करते हैं, वो करें तो करें किसको, कॉल आप ही को कर देते हैं। फिर क्या, क्योंकि वो माए बहनें भी तो आप ही से कनेक्ट करेंगी, किससे कनेक्ट कर? माए बहनें नहीं कनेक्ट कर सकती, लड़की सिर्फ पत्नी है और या गर्लफ्रेंड अगर कोई केस डाल दे, माँ और बहन नहीं है। और ये जो महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण, ये झूठ है बहुत बड़ा। आपके यहाँ पर ये इसका खुलासा कर रही हूँ। कैसे जानना चाहेंगे? जो एक लड़की केस डालती है, चाहे वो पत्नी हो कोई भी हो, तो उस घर में एक माँ और बहन प्रताड़ित हो रही होती है, बहनों की एजुकेशन रुक जाती है जी। यहां तक कि बहनों की शादियां नहीं होती, बहुत मुश्किल आती है। और पूरा परिवार, आपको यह भी बता दूं, जिस भी परिवार में कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस करना बहुत आसान है, उसके साथ जूझना बहुत मुश्किल है। क्या मिलता है? तारीख पे तारीख सिर्फ, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 8-10 साल कोर्ट के चक्कर काट के ना इतने टूट जाते हो, मरने किनारे पहुंच जाते हो। आपको ना दशहरा याद होता है, ना दिवाली, ना ईद, ना बकरीद, ना कोई ये जो हमारे दूसरे सिख भाई हैं, जो भी गुरुपुरब है, या जो चर्च जाने वाले अपने भाई की, कुछ नहीं याद रहता। और हर रिलीजन पे इसकी मार है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, 8 केसेस हिंदुओं के, हिंदू लड़कों के, क्योंकि वो बहुत आसानी से डर जाते हैं और पूरा नेक्सस चल रहा है। मतलब डर कैसे जाते हैं, मैं जानना चाहूंगा, क्यों डरेंगे? डर इसलिए जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, फाइट बैक करने की स्पिरिट ही नहीं है उनमें। तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, वो रोए तो भी मर्द बनो, उसको बोलते मर्द बनो। अगर वो अपनी सफरिंग बताना भी चाहे, अपना संघर्ष बताना भी चाहे, प्रॉब्लम है, तो बोलते मर्द बनो चुप रहो, मर्द बनो चुप रहो। पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो कहते भाग यहाँ से। सोसाइटी प्रेशर भी रहता होगा। सोसाइटी का इतना, मैं बोल तो रही हूँ, मर्द इतना इमोशनल है, बहुत इमोशनल प्राणी है मर्द। लेकिन उस जाए तो जाए कहाँ, उसके लिए कौन सा पटल है? दूसरी बात, उसके ऊपर कितने प्रेशर आपको पता है? जी बिल्कुल। वाइफ का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, माँ का, पिता का, घर वालों का, फ्रेंड्स का, बॉस का। अब आप ही बैठे हैं यहाँ पे, बॉस ने ये कहा है, ये टारगेट लेना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है। आपके बॉस का, आपके घर जाओगे वहां पे माँ का भी समान ये करना है, भाई का ये करना है, बहन का वो कर, अनगिनत प्रेशर्स होते हैं, इतने प्रेशर। आप देखिए जितने पीआर हैं, आप, मैं छोटा सा एक ट्रेंड बताती हूँ, मैं तो अभी टेड टॉक करके भी आ रही हूँ, तो जितने भी लोग आएंगे तो वहाँ पीआर उनका क्या होगा, मेरी माँ ने ये करवाया था, आज मैं मेरी माँ की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। आपने देखा कभी कोई पिता का गुणगान करता हो? नहीं, हम तो करते हैं। बढ़िया है आप करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
मेरी माँ ने 9 महीने मुझे कोख में रखा और आज माँ ने इतना पढ़ाया लिखाया, उसी के योगदान जो उसने किया था, और बड़े हम छोटे परिवार से आ रहे हैं, बस उसी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। माँ का योगदान बहुत है, 9 महीने वो कोख में रखती जी है, बिल्कुल। लेकिन क्या पिता का कम है? वो पूरा जीवन बच्चों को, बेटा हो या बेटी, अपने मस्तिष्क में रखता है, पूरा जीवन उसके फाइनेंसेस को देखता है और उसकी बढ़ोतरी से खुश होता है। तो पिता का कम योगदान नहीं है। वो टूटे हुए चश्मे से पूरी जिंदगी काट लेता है, टूटी हुई स्कूटर पे चल के वो सारी दुनिया घूम जाता है, लेकिन बच्चे को लंबी गाड़ी, लैपटॉप, कभी भी परिवार में शादी आए, तुम लोग कपड़े बनवा लो, नहीं पापा आप भी चलिए, आपके लिए भी तो लेने हैं। अरे नहीं, वो नीला वाला कोट पड़ा है अलमारी में, पहन लेंगे बेटा, हमें किसने देखना है? आप अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए, आप अपने सपने देखिए, आपको देखेंगे लोग, आप लोग अच्छे से मेरी तो तैयार क्या है? होइए। मेरा क्या है बेटा, वो वाला पड़ा है ना, अरे पापा वो 10 साल पुराना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ड्राई क्लीन करवा लेंगे, बस ये बात आती है। वो पिता तो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तो इतने सारे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कहती हूँ, भाई लोगों तुम लोग अपने ऊपर भी स्पेंड किया करो। 24 घंटे जिसको डेट पे ले जाते हो उसके भी पैसे का खर्च तुम ही भरते रहते हो। हर टाइम तुम क्या एटीएम मशीन बने रहते हो, एटीएम मशीन, और घर में जाते हो तो स्पर्म डोनर हो। बच्चा लेके चली गई, कोई भी गुस्सा नाराजगी तो चलती ही रहती है, मायके चली जाती है, बच्चे को नहीं मिलने देती, फिर कहती है वहां से कि मैं केस डालूंगी। तो तुम तो स्पर्म डोनर और एटीएम मशीन बन करके रह गए, और बच्चा कोड देता माँ को, हर हालत में माँ को दे देता है। करना क्या चाहिए हमको? मैसेज आपकी तरफ से जानना चाहिए, आखिर करना क्या चाहिए हमको? चले जाए देश छोड़ के? मैंने बहुत बार आपके न्यूज एक्स पे यही बात बोली है, क्या कि men should leave India, बहुत बार बोली है। सीरियसली मैंने न्यूज एक्स पे बहुत बार ये बात बोली। बट कहा जाता है इंडिया तो मतलब एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग बहुत कल्चर है, यहाँ पे बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को, पूर्वजों ने हमें सिखाया कि इससे बेहतर देश कोई है नहीं, बट आप कह रहे हैं कि इंडिया ही छोड़ दो। डाइवोर्स रेट देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, परिवार कितने टूट रहे हैं, अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग मर रहे हैं। अतुल सुभाष के बाद मैं आपको बता सकती हूँ हजारों मर गए। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, हमारे लिए, पुरुषों के लिए, मेरे भाइयों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। कोई का मतलब हम और आप तो बात कर रहे हैं, नहीं मैं जिनकी तरफ इशारा कर रही हूँ, कानून मंत्री। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि तो हिम्मत नहीं है, अभी आपने कुछ देर पहले कही कि हिम्मत नहीं है, घुटने टेक देते हैं। हम घुटने टेक के देश क्यों छोड़ के जाए? हमारे लिए क्यों कोई कानून नहीं आते, कोई मिनिस्टर हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? क्या सिर्फ एक टैक्स पेयर की तरह हम रह गए हैं कि हमको सिर्फ कमाना है, टैक्स देना है एक इकोनॉमी के लिए, बाकी जितने भी पॉलिटिक्स, रेवड़ी पॉलिटिक्स चलती है वो सब महिलाओं के लिए रह गई है, हमारे लिए क्या? बिल्कुल भाई, मुझे तो 12-13 साल हो गए इस पे आवाज उठाते हुए कि पुरुष आयोग एनजीओ जो मेरा है उसके समर्थन करिए, सड़कों पे उतरिए। मैरिटल रेप लॉ जब आया था तो मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज को, कि क्यों परिवारों को तोड़ रहे हो, क्यों पूरी संस्कृति खत्म कर रहे हो, क्यों मैरिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वैसे ही टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज की वजह से मैरिजेस आजकल नहीं टिक रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। पूरे दुनिया में हम जो सोने की चिड़िया बोले जाते थे पूरे विश्व में, परिवार व्यवस्था, रिलेशंस के लिए। अभी कोविड में आप देख लीजिए, जो हमने इतना बेहतर परफॉर्म किया था कोविड में, वो फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, फैमिली सिस्टम की वजह से, हमारे फैमिली सपोर्ट सिस्टम ने हमें कितना कुछ, घर में माओ ने, बहनों ने, पिता ने मिल करके मेडिकेशन करी, सबने आपस में एक दूसरे का देखभाल किया, हमने इतना अच्छे से फाइट किया कोविड जैसे। तो हमारा फैमिली सिस्टम, तो हम जो वेस्ट से पैसा आ रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, वो परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए आ रही है, और वो परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए लड़कियों को यूज किया जा रहा है। फंडिंग क्यों आएगी हमारी परिवार जो व्यवस्था आप कह रहे हैं खत्म करने के लिए? फंडिंग क्यों कोई करे, उससे क्या फायदा? जी, देश तोड़ने वाली जो विरोधी ताकतें हैं वो देखती हैं कि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट है, इन्हें यूज करो। जो फेमिनाजीज हैं वो माय बॉडी माय चॉइस गलत शिक्षा दे करके, कपड़े उतरवा करके, फिर रेप चिल्ला के, फर्जी केस डलवा करके, फिर फॉरेन फंडिंग लेके आते हैं। और ये देश तोड़ने वाली ताकतें हैं जो चाहती हैं कि लगातार
ये पूरा फैमिली सिस्टम खत्म हो जाए, मैरिज सिस्टम खत्म हो जाए, और इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, जो कि हमें अपनी बेटियों को भी समझाना है और अपने बेटों को भी समझाना है। हमारे देश में बहुत संस्कार है, हमें अपने संस्कारों में बिलीव करना चाहिए, परिवार व्यवस्था में बिलीव करना चाहिए। देखिए, आपकी बॉस से अनबन नहीं होती, आपकी किसी से अनबन नहीं होती, तो घर में बैठ करके अपने छोटी मोटी जो अनबन होती है उसे घर में बैठ के सुलझाएं। और काउंसलर, जो घर में जो काउंसलिंग हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। जब आप 100 नंबर 112 नंबर घुमा देते हैं, पुलिस बुला देते हैं, उसी दिन आपके रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, एक दिन आपने पुलिस कचहरी कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। शीशा टूट जाता है, दरार आ जाती है। और लड़कियां तो आजकल धड़ल्ले से बोलती हैं, अगर ये नहीं किया तो मैं रेप केस डाल दूंगी, अगर ये नहीं किया तुम्हारे माता पिता को कोर्ट में घसीटूंगी, तुम्हारे माता पिता को भी परेशान करूंगी, पिता पे रेप डाल दूंगी, भाई पे रेप डाल दूंगी। तो खुले में बोलती हैं लड़कियां, तुम्हें मारूंगी पीटूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मुझे पता है मैं क्या बोलूंगी, मेरी सुनवाई होगी, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये अक्सर बोला जाता है। हाल में ही एक एसीपी साहब हैं जिन्होंने मुझे ये बताया, ये थोड़ा सा, मतलब मैं क्या बोलूं कि उन्होंने तो मुझे बड़ा प्राइवेट बताया था, मैं उनका नाम नहीं जिक्र करूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने उनसे एक लड़की का डिस्कस कर रही थी केस, कि ऐसा ऐसा इस लड़की ने कहा है और रेप केस डाला, तो बोले 11 में तो सेटलमेंट कराई है, अब इस पे डाल रही है। 11 पे मतलब पैसों से सेटलमेंट कर चुकी है, अब ये 12वां केस है। पुलिस भी मजबूर है केस लिखने के लिए। पुलिस, ये तो बात रही कि चलिए कुछ इंजॉयमेंट उनके बीच में रहा होगा तब तो वैसी बात कर सकती है, अब तो देखने भर से भी केस हो जाता है। बिल्कुल घूर दिया आपने। अच्छा, ये मीटर किधर लगेगा, ये आज तक नहीं बताया किसी ने कि कैसे, कि मीटर किधर मतलब लगेगा, proof क्या है इसका, नहीं, और मीटर लगेगा किधर, कि कितने सेकंड घूरा था, ये मीटर मुझे आज तक नहीं समझ आया। और किस इंटेंशन से किस घूर रहा है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा। अच्छा बताइए, कई बार हम लोग प्लेन हो जाते हैं, कभी सोच होती है, और लड़कों को बहुत सोच होती है, क्योंकि देखिए जी, चाहे जितना मर्जी हम प्रोग्रेसिव बन जाए, लड़के की जो तनख्वाह आएगी, घर परिवार तो उसी से चलेगा, ईएमआई तो उसी से जाएगी, बिल तो उसी से भरा जाएगा। जो लड़की की तनख्वाह आती हुई है, तो ये तो मेरी मेकअप और मेरा जो सामान है खरीदना है, कपड़ा खरीदना, या मेरी मम्मी के लिए गिफ्ट लेना है, वो भाई के लिए लेना, वो उससे उस पे भी एक और बात और भी पॉइंट है, उसमें प्रेशर ये भी डाले कि आप मुझसे सैलरी लेंगे, लड़की से। हाँ, लड़की से सैलरी लेंगे आप। जब मेंटेनेंस की बारी आती तब तो आप तुरंत मांगे जाते हैं। यस यस। अच्छा, मैं ये भी बड़ी हैरान हूँ कि जो ये डाउरी 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 इतना चिल्लाते हैं, अरे भाई तुम देते क्यों हो, तुम देते क्यों, ये भी तो क्राइम है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। तुम सिर्फ एजुकेशन पे लड़की की ध्यान दो ना, पढ़ा लिखा के बड़ा करो, एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने पैर आत्मनिर्भर बनाओ लड़की को। और एलिमनी किस बात की, जब हम खुद ही कहते हैं ना कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, और हम बड़ी डिग्निटी, हम बहुत बताते हैं, महिलाएं बहुत बताती है कि हमारी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ये क्या मेंटेनेंस। और कोर्ट क्या कहता है, बैक बोरो स्टील पे योर वाइफ। अरे भाई, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तुम्हारा झगड़ा है, नहीं बन रही, तो तुम भी तो, लड़का भी तो उसी चक्की का आटा खाता है, हस्बैंड भी तो उसी चक्की का आटा खाता है जिसकी वाइफ, तो ठीक है तुम अपने घर चले जाओ, हम अपने घर चले जाते हैं। मेंटेनेंस के नाम पैरासाइट क्यों बना रहे हैं देश में। और ये जब हर थोड़े दिन बाद वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इतने % रिजर्वेशन, उतने, अरे काहे का रिजर्वेशन, अरे हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं। तब और तो इक्वालिटी नहीं दिखती, नहीं दिखती, कोर्ट में इक्वालिटी कोई इक्वालिटी नहीं दिखती। अरे आप बताइए, आप महिलाओं को एम्पावर करेंगे, अरे महिला तो जननी है, पुरुष को जन्म देने वाली, उसे काहे के लिए एम्पावर करना है, वो तो ऑलरेडी इतनी एम्पावर्ड है, वो तो पुरुष को जन्म दे रही है, उसे काहे के लिए एम्पावर कर रहे हो। यूथ एम्पावरमेंट करो भाई। ये जो लोग भी रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट में लगे, प्लीज आई एम रिपीटिंग, रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई है। भाई बहुत हो गया, थम जाओ, यूथ एम्पावरमेंट कर लो, जिसको जरूरत है उसको एम्पावर करो। ऐसे ऐसे भी देखे हैं मेट्रो में लड़ाई झगड़े, कि पिता एक खड़ा है और वो देख ही जा रहा है, लड़की, लेडी सीट है, चलिए ठीक है लेडी सीट है, लड़की 20 साल की बैठी है, और वो देख रहा है कि शायद ये उठ जाए, शायद ये उठ जाए, तो अगर वो थोड़े से बोल भी देना, बेटा लेडी सीट है, दिखता नहीं है,
ये जवाब आता है। मैंने तो ये सारी चीज़ें आँखों से देखी हुई हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करती हूँ, और मेट्रो में जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरा एक ही मकसद होता है कि लोगों को अवेयर करें, क्योंकि मेरी जो अवेयरनेस, मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की बड़ी धमकियाँ आती रहती हैं, यूट्यूब पे स्ट्राइक लगती रहती है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी स्ट्राइक लगवाते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ, अवेयरनेस से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मेट्रो हो, बस हो, पुलिस स्टेशन में भी अवेयरनेस करती रहती हूँ, या रेलवे स्टेशन जाऊँ तो वहाँ पे भी, एयरपोर्ट जाऊँ तो वहाँ पे भी अवेयरनेस करती रहती हूँ। अभी हाल में ही मैंने लास्ट संडे, ये संडे नहीं, लास्ट संडे पे मैंने एक अतुल सुभाष के लिए एक प्रोटेस्ट था, तो भी मैंने मेट्रो में ही एक छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग डाला था, जो कि बहुत वायरल हो गया था, ऐसा मीडिया भाइयों ने बताया। मुझे नहीं पता कि वायरल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मैं उन सबको अतुल सुभाष के केस के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा है अतुल सुभाष का, और हम लोग आज मंडी हाउस से जंतर मंतर जा रहे हैं, आप लोग भी जरूर आइए, वहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखिए। बस मैंने एक लाइन तो बोला था उसमें, वो बहुत वायरल हो गया। तो मेरा तो यही काम है, क्योंकि धमकियां तो आती रहती है ना, ये जो हमारे फेमिनिस्ट हैं, बड़े लोग जो बड़े परेशान हैं, जो मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मेरी तो आवाज आखिरी सांस तक नहीं बंद होगी, नहीं बंद करा सकते। आवाज क्यों बंद करना चाहेंगे? कोई अगर रीजन? अगर नहीं चाहते सिर्फ तो अगर हम पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं तो इसमें आवाज बंद करने की कहानी क्यों? रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, एफआईआर, दिल्ली कौन पुलिस देता बरखा है? त्रेहन को गिरफ्तार करो, कौन देता है? स्वाति मालीवाल, दिल्ली पुलिस बरखा त्रेहन को गिरफ्तार करो, सौरभ भारद्वाज, ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे हैं। अब नाम अगर बताना पड़ा तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाले ना केस ठोक देंगे। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, पता है, जिन हस्बैंड की वाइफ की मैं मदद करती हूँ, उनकी वाइफ्स ना हमारे ऊपर केसेस बहुत ठोकती हैं, बहुत एफआईआर हैं भाई, बहुत मुश्किल है इस काम अच्छा, को आप पे करना। भी एफआईआर कर देती हैं? हाँ, बड़ी एफआईआर हैं। आप ये कह रहे हो, मैंने पार्लियामेंट पे सामने एक प्रदर्शन किया था, धरना किया था, जो कि मैंने ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट के वहाँ पे किया था। 350-400 लोग आए थे वहाँ पे, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरिएट पे जब हम लोग इकट्ठे हुए थे मेट्रो स्टेशन में, जो सीएस का, तब मैंने उनको एकदम से बोला कि मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और जिसको अपनी जॉब की चिंता है वो प्लीज यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, तुरंत निकल जाना भाई लोगों, तुम्हारी जॉब मेरे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी मुश्किल आएगी ना अगर एक लड़की की भी जॉब चली गई। ज्यादातर तो लड़के ही थे, लड़कियां तो मेरे ख्याल आती ही नहीं है, बहुत गिरी चुनी आती हैं, पता नहीं, वो भी कहानी सुनाऊंगी आपको कि लड़कियां क्यों नहीं आती। तो खैर, जो लड़के निकल गए, सिर्फ हम 12 लोग बचे थे। तो जब हमने वहाँ पे धरना किया पार्लियामेंट के सामने, तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत, और मुझे डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गया गया। वहाँ पर 8 घंटे तकरीबन क्राइम ब्रांच वालों 3-4 ऑफिसर्स ने मुझे ग्रिल किया, 3-4 घंटे, तुम्हें सड़ा देंगे तिहाड़ जेल में। मैंने कहा सर, साहब का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो, हम जैसे साधारण लोग, मैं तो आम नागरिक हूँ, और एक छोटी सी एक हमारी डिमांड थी, जो कि मैंने पूरे देश में कहीं कहीं जा करके, आज़ाद मैदान से लेकर, इंडिया गेट से लेकर, मुंबई के आज़ाद मैदान से लेकर के, और तमाम जगहों पे इस डिमांड को मैंने रखा कि सरकार द्वारा एक नेशनल कमीशन फॉर मेन बन जाए, और हम जो इक्वालिटी बात करते हैं तो इसलिए एक जेंडर न्यूट्रल लॉज भी बन जाए सबके लिए। तो मैंने ये 2 ही तो मुख्य, बहुत छोटी सी डिमांड है हमारी, और इसके लिए मैंने हजारों जगह बातें कर ली, सबको मिल लिया, कुछ हो तो रहा नहीं है। सारे आपके चारों कानून मंत्रियों को भी मिल लिया, किरण रिजिजू से लेकर के, रविशंकर से लेकर, सदानंद गौड़ा से लेकर के, अपने चौथे मेघवाल जी से, सबसे मिल लिया, और कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मिल लिया, दूसरी पार्टीज के सारे मिनिस्टर्स से मिल लिया, कांग्रेस हो, आप हो, एनसीपी हो, सबसे मिल लिया, तो कोई हो बदलाव नहीं आ रहा। तो सर आज मजबूर हो के यहाँ पे कर रहे हैं। बोले आपको पता नहीं है 144 धारा लगी, आपको गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको पता नहीं था। मैंने कहा सर पता था, बट क्या करें, हमें लगा कि यहाँ की वीडियो ना अंदर पार्लियामेंट में प्ले होगी तो वो शायद बदलाव हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के 0 सेशन में हरिनारायण राजभर जी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, वो मेरे कहने पे उठाया था, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। तब उन्होंने बहुत मुझे ग्रिलिंग करी, उन्होंने कहा सड़ा देंगे तिहाड़ जेल। मैं सड़ाओ सर, सड़ाओ, बदलाव आना चाहिए, लिख के दे देना, मैं सड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने दूसरा कहा, आपके हस्बैंड को पता है कि आप ये सब करती हो? मैंने कहा सर आपकी वाइफ को पता है कि आप एक साधारण महिला जो एक छोटी सी लड़ाई लड़ रही है, एक मुद्दा है, उसको लगता है कि उनके भाइयों के साथ इंसाफी हो रही है, जो कि बरखत रहने तो इस काम को कर रही है, तो आपकी वाइफ को पता है कि आप उसकी ग्रिलिंग कर रहे हैं इस बुरी तरीके से? ऐसे सवाल पार्लियामेंट उड़ाने आई थी।
मैंने कहा सर हजारों बार पार्लियामेंट में जा चुकी हूँ, अंदर जाके उड़ाएंगे ना, अगर उड़ाना भी होगा, यहाँ से कैसे उड़ेगा सर, ये तो बता दीजिए आप मुझे, नहीं दिखना जाना आप दोबारा से पार्लियामेंट के सामने। मैंने कहा सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो दोबारा भी आएंगे, हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, हम जहां भी प्रोटेस्ट कर पाएंगे करेंगे, अगर कभी ऐसा दोबारा से ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी आएंगे दोबारा से, सर गिरफ्तार कर लीजिए, मार डालिए मुझे, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जो करना है आप कर लीजिए सर, हमें डर नहीं लगता। तो ये FIRs तो बहुत आती हैं। यूट्यूब स्ट्राइक लगवाया जाता है यूट्यूब उड़वाने के लिए, बताइए मेरे यूट्यूब से किसको खतरा हो सकता है, अरे क्या है ऐसा मेरे यूट्यूब पे, आप जाके खुद देखिए। क्यों, तो जिनके पेट में दर्द हो रहा है, बड़े परेशान हो रहे हैं मेरे काम से, मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट से मुझे DM आता है। अभी आपके पास कुछ डेटा है क्या, कितने केसेस चल रहे होंगे, कुछ ऐसा डेटा है? केसेस तो लाखों पार कर चुके हैं नहीं, और पूरे देश में, लेकिन जो डेटा है, हाँ। डेटा मैं आपको बताती हूँ, जो डेटा कहता है वो है 3 गुना से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं भारत में, जो रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा 1 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर रहे हैं पुरुष। और जो कारण आप ये, अच्छा कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं तो सारे मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड की वजह से थोड़ी ना मर रहे हैं, तो जो मेन कारण है वो है जो उनके ऊपर जो मेंटल प्रॉब्लम्स, जो मेंटल स्टेटस उनका बिगड़ जाता है, फाइनेंशियल भी जो होता है, तो वो सारी सामाजिक प्रॉब्लम ही तो है, जो पुरुष को दबाया जा रहा है, जो उसको ऊपर इतना बर्डन कर दिया गया, इतना ओवर बर्डन कर दिया है पुरुष को, वो हर टाइम उसको इतना बर्डन कर देते हैं, चाहे उसमें वो फार्मर, मैं कह रही हूँ उसमें फार्मर सुसाइड भी है, लेकिन फार्मर को भी तो क्यों नहीं उसको फैमिली को आगे बढ़ाने के, पालन पोषण करने के लिए जब वो नहीं कर पाता तभी तो मर जाता है। तो बहुत वृहद स्तर पे पुरुष को इतना ज्यादा दबाया जा रहा है, वो मुंह ही नहीं खोल सकता। आपको हाँ फार्मर की बात याद आई तो मुझे एक किस्सा याद आया, निर्भया जैसा कांड एक फार्मर के साथ हुआ। वैसे हम पूरा देश अन्नदाता अन्नदाता करते रहते हैं, मैंने कितने सारे वीडियोस देखे, कितने सारे मंत्रियों को देखा अन्नदाता के साथ खड़े होते हुए, लेकिन आपको पता है निर्भया जैसा कांड एक अन्नदाता के साथ हुआ, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। एक फार्मर है और पशुपालन का काम करता है, और उनकी बहन ने मुझे कॉल किया रोहतक से, तो मैं तुरंत गई वहां पर। उस बहन की चीख पुकार इतनी थी फोन पे कि बहुत, मैं पहले तो एकदम से रोने लग गई कि यार ये क्या हो, क्या गया है, मरने वाला है उसने बोला। मैं तुरंत गई वहां पर, पता चला कि वो PGI रोहतक में लड़का जो फार्मर था वो एडमिट था। अब हुआ क्या था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च से, डंडे से 3 पैकेट लाल मिर्च उसकी पत्नी, उसके साले और उसकी सास ने डाल दी थी। साली साला ये सब जो पत्नी के परिवार के लोग थे, मारते मारते पहले उसे खूब कूटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स में, और इसकी वजह से उसकी आंतड़ियां टूट गई थी। अब आंतड़ियां टूटा हुआ इंसान, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, सिर्फ यहां से आंसू टपक रहे थे उस लड़के के, मतलब उस इमोशनलेस बिल्कुल, वो बस एकदम से पड़ा हुआ था, मरी हुई हालत में PGI रोहतक में, कुछ नहीं करा रहा था। और वो बहन रोई जा रही। मैं पुलिस स्टेशन गई, खान साहब मिले वहां पे, उनसे मैंने बोला सर जल्दी से गिरफ्तार करिए सर, वो तो मरने की हालत में। और उसके बाद खान साहब ने क्या किया, पुरुष आयोग वाली मैडम आ गई हैं, अरे मैडम आप क्यों आ गई हो, आप प्लीज ऐसा करो, आप जाओ दिल्ली जाओ, दिल्ली से क्यों उठाई, आप फोन कर देती। मैंने कहा कोई कुछ नहीं करता फोन पे, इतनी मरी हुई हालत में लड़की ने आपको बताया सारा कुछ, आपको मदद ही नहीं कर रहे। अब अन्नदाता, ये अन्नदाता नहीं था, वो अन्नदाता था जो वहां बैठा हुआ था दिल्ली बॉर्डर पे, ये अन्नदाता नहीं है। तो इस अन्नदाता को हमने फिर पुलिस स्टेशन में जो प्रोटेस्ट किया, तब भी लड़की को गिरफ्तार नहीं किया, मुझे बेवकूफ बना दिया, मेरे को बेवकूफ बना दिया। मेरे को कहा कि आप जाइए मैडम, हम तो कर देंगे, आप प्रोटेस्ट ना करिए। हम वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे और मैं निकल गई वहां से। जब निकल गई तो अभी मैं दिल्ली भी नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही उस लड़की की फोटो आ गई मेरे पास कि ये तो धड़ल्ले से घूम रही है। मैंने खान साहब को फोन किया, मैंने कहा खान साहब लड़की धड़ल्ले से घूम रही है, आपने तो कहा था आप अरेस्ट कर रहे हो और मेरे सामने अरेस्ट कर रहे हो, आपने दिखा भी दिया था मुझे, फिर क्या हुआ? कह रहे अरे यार आपको पता तो है बेल मिल गई। बेल मिल गई? बेल कैसे मिल गई, कैसे मिल गई? आपने अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा क्यों नहीं लगाई? और उसके बाद हमने और हायर अथॉरिटीज से मिला और SHO लेवल तक गए और उसके ऊपर गए और हमने पूरे परिवार को गिरफ्तार करवाया।
यहाँ पर हरियाणा में एक डॉक्टर परिवार, मैम ऐसे तो बहुत अनगिनत बहुत कहानी है। बहुत बहुत कहानियां हैं, But- लेकिन वो डॉक्टर परिवार के बस इतना बता दूं कि कोई भी सेफ नहीं है। जो आज सोचते हैं ना कि हम डॉक्टर बन गए तो हमारी सेफ, डॉक्टर, इंजीनियर, कोर्ट के जज, कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी सोल्जर जो काम कर रहा है, सैनिक, हर बंदा इससे ग्रसित है और सबका नंबर आएगा। मत सोचिए कि आप सुरक्षित हैं। पुलिस वाले कितने मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसमें पुलिस वाले ने बोला है ये बात कि अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूं। ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट है जो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डला, आप जाके देख सकते हैं उसे। तो मतलब हालत बद से बदतर हो गया, सब लोग इससे जूझ रहे हैं। फिर चुप क्यों है? आखिर चुप क्यों है? डेटा तो बद से बदतर है और जजमेंट भी बद से बदतर आती जा रही है। आप यही देख लीजिए कि पुरुषों के लिए कोई हम पीआईएल डालते हैं। मैंने जो पीआईएल डाली है वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उसके ऊपर स्टडी हुआ, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में आ गई मैरिटल रेप लॉ को। चंद्रचूड़ सर के पास 10 बार लिस्ट हुई थी, उसके ऊपर बातचीत ही नहीं हुई। अब संजीव सर आए हैं, देखिए संजीव सर क्या करेंगे। मैरिटल रेप की पीआईएल कब डिस्कस होगी? जब मैं और ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो बोल रहे हैं। सेंटर का भी यही मानना है कि परिवार व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। मैंने कम से कम 10 बार सुषमा जी को इस मुद्दे पर मिला होगा और उन्होंने बोला कि ये बोगस कानून है, नहीं आएगा मैरिटल रेप। लेकिन फिर फेमिनिस्ट का इतना प्रेशर आता है, फिर ऐसे कानून बनने की बातें होने लग जाती हैं। हजारों डिस्कशंस में मैं बोल चुकी हूं कि आफ्टर ऑल वो हस्बैंड जो है वो अपनी इनोसेंस प्रूव कैसे करेगा? क्या ब्रह्मा जी आएंगे, वहां पे बैठेंगे, मॉनिटर करेंगे? ये जज साहब बैठेंगे? कौन बैठेगा? उस कॉन्सेक्सुअल सेक्स था या तो फोर्स वो लोग सेक्स क्या था? कहते हैं? तो ये प्रूव कैसे होगा? क्या कोर्ट कहते में? हैं वो लोग? सॉल्यूशन क्यों नहीं देते? आप तो इतने मंत्रियों से मिले हो। टेक्निकल तो अरे मंत्रियों नहीं को तो कोई सॉल्यूशन तो बताते होंगे कि ये करेंगे, या कोई क्यों नहीं ला मंत्री- पा रहे? कोई रीजन रहा होगा? कोई रीजन भी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करते। हमारे पास क्लोज रूम्स में तो बहुत बहुत सराहना होती है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के बोलना है, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाना है। आपको बता दूं, कुछ मीडिया में डिस्कशन होते हैं और मीडिया में डिस्कशन होकर के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो दोनों तरफ की व्यूज चाहिए। लेकिन ये बातें हमारे जज साहब, गोगोई साहब क्यों नहीं समझ रहे, गंगुली साहब क्यों नहीं समझ रहे? और वो जब जज रहते हैं तब तो कुछ नहीं बता पाते, लेकिन जब टेन्योर ओवर हो जाता है तब तो कुछ बता सकते हैं, तब तो इस देश में समानता ला सकते हैं। हम बात ही क्या कर रहे? समानता की ही तो बात करें। मैं किसी भी पुरुष के साथ जिसने कुछ गलत किया हो किसी लड़की के साथ, मैं उसके साथ नहीं खड़ी। ये मैं निर्दोष पुरुषों की बात कर रही हूं जो कि मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और वो सिस्टम से थक हार के मर रहे हैं। आफ्टर ऑल अतुल सुभाष को, ट्रंप को क्यों करना पड़ा और इलॉन मस्क क्यों ट्वीट पे, अपनी लास्ट ट्वीट में उन्होंने इनको टैग क्यों किया? उनका भरोसा उठ चुका था। मेरा भरोसा अभी है। मैं इसीलिए इस लड़ाई को लड़ रही हूं कि मेरा आज भी भरोसा है कि होगी मैन की बात, मोदी जी करेंगे मैन की बात। मुझे पूर्णतः विश्वास है मोदी जी करेंगे एक ना एक दिन मैन की बात, और मैं चाहती हूं। और इसीलिए मैं इसके ऊपर, आपको क्या लगता है कि मैं इससे क्या कमा रही हूं? मैंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। दिस इज द पैशन विच इज ड्राइविंग मी हियर। आपको क्या लगता है कि हर फोरम में जाकर के मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार हूं? आपको क्या लगता है इतने सारे बिहार के लोग हैं, इतने नेता हैं, कौन गया समस्तीपुर? मैं गई थी अतुल सुभाष के घर समस्तीपुर। क्लोज रूम्स में, एसी रूम्स में बातें करनी बहुत आसान है। मैं गई थी समस्तीपुर। क्यों गई थी समस्तीपुर? समस्तीपुर जाकर के मैंने अपनी जेब से टिकट खरीदा, एयर टिकट खरीदा, कैब का बिल पे किया, 3,500 रुपए, 3-4 हजार जितना भी आया होगा कैब का बिल मैंने पे किया। एयर टिकट कोई कितने की आती है सारी दुनिया जानती है, मैंने पे करी है। पैशन की वजह से किसी ने मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया। मैंने लाखों विक्टिम्स की मदद करी, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। ये ऑन रिकॉर्ड कहती हूं। और किस लिए कहती हूं? अच्छा, मुझे मिलेगा क्या? मैं क्या कह रही हूं? समानता की ही बात कर रही हूं। दूसरी बात, आज आप पहली बार बोल रही हूं कि ये जो पुरुष आयोग मेरा एनजीओ है, ये मेरा एनजीओ है, लेकिन जब सरकार बनाएगी पुरुष आयोग तो मुझे वहां पर कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना।
मुझे पुरुष आयोग का अध्यक्ष नहीं बनना, कोई पुरुष ही बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही पुरुष की दर्द को समझ सकता है। एक महिला पुरुष के दर्द को नहीं समझ सकती, और ये मैं अंतर मन से कह रही हूं, क्योंकि मैं फील करती हूं इस चीज को, और इस चीज को इतना फील करती हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पानी पीजिए, कुछ तो सॉल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे, कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। मैंने सोचा था, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। ये मेट्रो सिटीज के ज्यादा केसेस हैं? नहीं, गांव में बहुत केसेस हैं, गांव में भी बहुत केसेस हैं। मैं आपको बताती हूँ गांव के केसेस सारे। आप लोगों को लगता है कि गांव में नहीं होते। गांव में लड़कियां मार काट करके हस्बैंड को दबा देती हैं, पता भी नहीं चलता। अभी एक लड़के का केस है मेरे पास, यूपी के गांव से। उसने बताया है कि वो वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा है, और वाइफ ने उसे मृत घोषित कर दिया है, और पेंशन भी ले रही है। पहले केस अच्छा। डालो, पहले केस डालो। तो इनको ये समझाता कौन है? मेंटेनेंस। क्या ये अरे लॉयर सारे कम्युनिटी लॉयर, है? सारे लॉयर हैं, ये सब लॉयर हैं, मिल जाते हैं। लॉयर्स बहुत बुरा रोल प्ले कर रहे हैं। लड़की वाले और लड़के वालों को कुत्ते बिल्लियों का नाच नचवाते हैं, उनको लड़वाते हैं और पैसे कमाते हैं। बहुत सिस्टम, पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पुलिस में क्या होता है, वहां पे अड्डे बनाए हुए हैं, निशान बनाते हैं। लड़की आती है, पुलिस वाले निशान बनाते हैं उनके। निशान माने? चोट के निशान। अच्छा। चोट तो लगी नहीं होती, निशान भी वहां बनाए जाते हैं, कपड़े भी वहीं फाड़े जाते हैं। बलात्कार हो गया है, और बलात्कार की धमकियां दे करके कितने स्टार्टअप बंद हो गए। स्टार्टअप इंडिया बनाया था, बहुत ज्यादा काम किया था कि जी हम वो छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को आगे बढ़ाओ, छोटा छोटा काम करिए। तो एक आपको बताती हूँ, 35 लोगों की कंपनी थी। एक मतलब 1-1.5 साल पुराना केस है। वो लड़का ने मुझे अप्रोच किया। लड़की के जो दूसरा बॉयफ्रेंड था, मतलब जो 2 पार्टनर्स थे इसमें, तो उसके बॉयफ्रेंड जो जिसका बॉयफ्रेंड था दूसरे वाले पार्टनर के, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, बॉयफ्रेंड बोल दिया था, जो गर्लफ्रेंड थी, उसने फर्स्ट बॉस के ऊपर रेप केस डाल दिया। अच्छा। अब पुलिस ने धर लिया। पुलिस को तो इंतजार रहता है ऐसा केस मिले तो सही, धर लिया। अब इसमें कहूंगी कि मीडिया का रोल भी बहुत खराब होता है। वो भी बस पूरा दिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई बलात्कारी है, पूरा पूरा एक वो चालू हो जाता है कि आप मीडिया ट्रायल क्यों चालू कर देते हैं। तो वो गए पुलिस वालों के पास, उनकी माँ बहन जो भी थी मिलने गई, मेरे बावजूद मना करने के कि मेरिट्स पे है केस। मैंने सारा केस समझ लिया, लड़के को मिल लिया, लड़के को 2 बजे रात तक बढ़ा इन्होंने। मैं पुलिस स्टेशन खुद भी गई थी, पुलिस स्टेशन उस लड़के के साथ खड़ी थी, और मैं तकरीबन 10-11 बजे तक उस लड़के के साथ थी। फिर मैं आ गई, मैंने कहा तुमको भी थोड़ी देर बाद निकल जाना। लेकिन वो 2 बजे तक उसको रखा वहाँ पे, बड़ा हैरेस किया। सुबह सुबह माँ आई, 5 लाख रुपए दिए। केस थोड़ा खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो जो कंपनी थी वो बंद हो गई। 35 लोगों की नौकरियां एट स्टेक, खत्म तो हो गई, हो गया। तो मैम, तमाम केसेस लड़की लड़के पे डाल सकती है, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से कुछ सेक्स किया हो। आज नहीं तो 10 साल बाद भी वो डालेगी, तब भी ये आपके ऊपर केसेस डल सकते हैं। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, कहीं पे भी, वर्क प्लेस हो, वहां पे भी आप पे केसेस डाले जा सकते हैं। आप कहीं पे भी हो, अगर आप देख भी रहे हो, तब भी आप पे केसेस हो सकते हैं। बट ये जो लॉ बने थे, ये वुमेन एम्पावरमेंट कहें, या जो पहले जो केसेस आते थे उनसे निजात पाने के लिए ये लॉज बनाए गए थे कि जो हमारे महिलाएं हैं वो भी एक सर उठा के जिए, खुल के जिए, अच्छी जिंदगी जिए। बट ये लॉज में कहीं जो पुरुष थे वो फंसते नजर आ रहे हैं ट्रैप में। जो आपकी बातें हुई जिनसे हमें समझ में आया कि क्या पूरा नेक्सस चल रहा है। अब अगर ये पुरुष आयोग नहीं आता, छोटा सा मैं सवाल चाहूंगा आपसे जवाब, कि अगर ये पुरुष आयोग नहीं आता, कहने को तो हम लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं आता तो हमको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए? अगर आप छोटी से क्विक कुछ टिप्स पुरुषों के लिए दे पाए। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए थे
वो आज वेपन की तरह यूज हो रहे हैं सभी। हम्म, तो सबसे पहले तो हमें दबाव बनाना पड़ेगा। देखिए, जी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल। आप दबाव बनाइए, हम्म, सरकारें आती जाती रहती हैं, हम्म, सरकारों पे दबाव बनाइए हम्म, कि हमें जेंडर न्यूट्रल कानून चाहिए, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, विक्टिम कोई भी हो सकता है, हम्म, और किसी भी पुरुष को मरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो सोसाइटल टेंडेंसीज है ये बहुत बढ़ रही है, मेंटल प्रेशर बहुत है। हम मेंटल जो हेल्थ है पुरुषों की, हम उस पर कभी बात ही नहीं करते। कम से कम सरकार को इतना तो सोचना चाहिए, या जो भी बुद्धिजीवी है इस देश में, उनको इतना तो सोचना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे एक आवाज उठे, उस पर बातचीत हो, काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ पे पुरुष अपनी प्रताड़ना, अपने साथ जो इनजस्टिफाई हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर अपनी बात रख तो पाए, उनकी कहीं सुनवाई तो हो। पहले तो पुरुष बोलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ स्पीक अप मैन, स्पीक अप। देखिए, किसी भी पुरुष को, देखिए ये लड़ाई सबकी है, पुरुष जितने भी हैं, मैं कह रही हूं कि साथ दो। धरने होने चाहिए जहां लाखों लोग आए। घर घर में पुरुष है जो प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन वो किस शर्म में बैठा हुआ है? क्यों शर्मा रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जिस तरीके से महिलाओं ने खटखटाया था। और मैं तो महिलाओं को बोलूंगी, जब भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे कितनी भी बात हो, या निर्भया कांड भी ले लो, तो 80% कैंडल मार्च में पुरुष होते हैं। बिल्कुल। तो आज लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं खड़ी होती जी? मैं तो वो देखना चाहती हूं कि मैं बोलूं कि जंतर मंतर भर जाए लड़कियों से पूरा, और वहां डिमांड हो, लड़कियों को आगे आना चाहिए। इस देश की खूबसूरती तो वो है कि जब लड़के लड़कियों के लिए न्याय मांगते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं उठ के आती लड़कों के लिए न्याय मांगने के लिए? और लड़कों को सुरक्षित रहना है। देखिए भाई, किसी से भी मिले, अपने आप को कैमरे के देखिए कि आपको कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ स्पष्ट होनी चाहिए। कभी किसी से मिलने जा रहे हो, 4 दोस्तों को एसएमएस करके जाओ कि मैं मिलने जा रहा हूं लड़की से। पता होना चाहिए उन लोगों को। कोई दिक्कत आ जाए तो अपना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके ऊपर कोई केस आ भी गया है तो घबराइए मत, मरना नहीं है। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। इसी के ऊपर मैंने एक मूवी बनाई है, वन साइडेड लव, जो मेरे यूट्यूब पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे उसी से प्रेरणा ले लीजिए कि मरने से थोड़ा ना कुछ होगा। ऑफिस में बहुत बारी ऐसे केसेस आते हैं, पूरा कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है कि वहां पर लड़के लड़कियां सब काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से लड़की आरोप लगाती है, फर्जी आरोप, झूठा आरोप लगाती है लड़के के ऊपर, और लड़का सुसाइडल टेंडेंसीज में चला जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है लड़का? क्योंकि सारे लोग ना जो उसको तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। भाई कैसे मर, कल्प्रिट यही है, वो हमेशा लड़का ही कल्प्रिट है। लड़के सारे रावण है, लड़कियां सारी सीता है। वो सारी दूध की धुली, वो तो हमेशा सच बोलती है। पर किस किताब में लिखा है कि लड़के सच नहीं बोलते, लड़के झूठ ही बोलते? वो विक्टिम क्यों है? लड़कियां विक्टिम क्यों है? लड़के भी तो विक्टिम हो सकता है वो झूठ बोल रही। पहले हम किताब तो दिखाओ मुझे। तो ये किताबें नहीं है मेरे पास। तो लड़कों को पहले तो ब्रेव बनो यार, मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा जहां भी कहोगे। अब देखिए, कई लड़कों की ये हो सकती है शिकायत कि जी मैडम आपको हमने अप्रोच किया था, अब मैं कैसे हेल्प करूं, आप ये बताइए। 51% पुरुष रहते हैं, सरकार का काम है। हम तो कितनों की मदद कर सकते हैं। मेरे 4 सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब भरा रहता है, ईमेल भरी रहती है, हजारों ईमेल आ चुकी है। मैं भी अतुल सुभाष, जो फोन करता है मैं भी अतुल सुभाष। इतने लोग फोन करते हैं। अभी तो मैंने आपको फोन वालों का नहीं बताया, जो जिनके पास मेरा नंबर पहुंच जाता है वो फोन करते हैं। मीडिया भाई इतने सारे फोन करते हैं, मेरे इसके साथ ये हो गया, मेरे उसके साथ हो गया। सेलिब्रिटीज फोन करते हैं एडवाइस लेने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो कि एक निर्धारित करते हैं कि एक जगह होगी जहां फोन नहीं जाएगा, सिर्फ बात करेंगे कि कहीं मैं रिकॉर्ड ना कर दूं। मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेती, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। तो भी अगले को अपनी चिंता होती है, सब उस प्रकरण सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ब्रेव बनो। और जो महिला, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो बिफोर मैरिज हो, चाहे आफ्टर मैरिज हो, आपको धमकियां देती है, आप समझ जाओ, पहली धमकी पे समझ जाओ। हर चीज रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी अपने घर में लगाओ भाई, हर चीज रिकॉर्ड करो, उसकी
सारी अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। इसको मैं जासूसी नहीं कहूंगी, अपने आप को अपडेट रखो। और वो जो सोना बाबू सोना बाबू सोना बाबू करके आपको लूट रही है, आपको पागल बना रही है, तो पागल बनने बंद करो, बंद हो। और फिर भी अगर फंस जाते हो तो आप लॉयर के पास जाओ। अपने आप से आपको पता ही है कि अब आपको पुलिस और कचहरी करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉयर ढूंढते वक्त मुझे तो कभी कोई कॉल करता नहीं, क्योंकि मैं कभी लॉयर बताती नहीं, कट मुझे चाहिए नहीं। तो जब आप लॉयर ढूंढे तो बड़ा लो प्रोफाइल लॉयर ढूंढे, जिसके मन में काम करने की इच्छा हो, उस लॉयर को ढूंढे। बड़ी बड़ी दुकानों में ना जाए, वो आपका खून चूस लेंगे और आपको बस यूज करते रहेंगे कि आते रहो कोर्ट, आते रहो, केस चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, आप पागल बन जाओगे। तो बिल्कुल बिवेयर रहिए। सबसे पहले अपनी एविडेंस क्रिएट करिए, हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। और आप जागरूक बनिए ना। जब लड़कियां जागरूक हैं, उन्हें अपने कानूनों के बारे में पता है। अब आपके लिए कोई कानून नहीं है तो लड़ाई लड़ो ना। इस लड़ाई में मेरा साथ क्यों नहीं देते? जब मैं कहती हूँ जंतर मंतर आओ, तो वहां पे लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां कब पहुंचेंगे? आओ ना, जगाओ ना इन सोते हुए मंत्रियों को। क्यों नहीं जगाते? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तुम झुकाने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आधी रात को बुलाओगे, मैं आधी रात को आऊंगी। ये जज्बा है मेरे साथ। मेरा तो जज्बा है। तुम्हारा जज्बा कब होगा? जिस दिन लाखों की संख्या में तुम इकट्ठा होगे, उसी दिन कानून भी बन जाएंगे, जेंडर न्यूट्रल लॉज। उसी दिन पुरुष आयोग का गठन सरकार कर देगी, जो कि बहुत जरूरी है। और आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पुरुष का आयोग का गठन सरकार कर दे, इसमें पॉलिसीज बनेगी उनके लिए। जैसे कि आप अगर मान लीजिए, अभी आप मेरे पॉडकास्ट से पहले एक डॉक्टर का पॉडकास्ट हो रहा था, तो वो बता रही थी, तो प्रोस्टेट कैंसर कितना घातक है वो कभी कोई नहीं बताएगा। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सारी योजनाएं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सारी फंडिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए। प्रोस्टेट कैंसर के लिए कभी कोई नहीं बताएगा, जो इतना घातक है। और वो उम्र के उस पड़ाव में आता है पुरुषों को जब वो कमा नहीं रहे होते। तो जब वो कमाते नहीं है तो एटीएम बंद हो गया ना। जब एटीएम बंद हो जाता है, ये तो यूजलेस है। तभी ग्रे डाइवोर्स इतने बढ़ रहे हैं। 20 साल बाद मैडम को याद आ रहा है। अभी एक मैडम आई थी मेरे पास, उनको कह रही थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा मैडम आप थोड़ा बताएंगे क्यों आपको डाइवोर्स चाहिए? 20 साल आपने रह लिया, काफी लंबा पीरियड ले लिया आपने। तो अभी I want to explore more men. I really want to have more sex. So I want to get divorced with good fat alimony. तो ये सुनने को मिलता है। तो ठीक है, अगर वो अपने बारे में सोच रही, तो आप क्यों नहीं सोच रहे अपने बारे में? आप कब सोचोगे? तो आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार। और जो महिला वाइफ आपको बोले कि आप अपने पापा मम्मी को, अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दीजिए, समझ लीजिए कि माता पिता ओल्ड एज होम में, बॉयफ्रेंड घर के अंदर और आप घर के बाहर होगे। तो उस दिन को याद कर लेना। माता पिता को 12-12 बजे लड़कों ने अपनी पत्नियों के साथ मिल करके, जब पत्नी कहती है आई विल हैव सेक्स विथ यू when you throw this buddha buddhi out of the house, then I will serve food and I will have sex with you. Then he says okay, I will throw them out. 12 बजे उन्होंने निकाल दिया। आधार कार्ड भी नहीं था माँ बाप के पास। वो वहां बस स्टेशन पे बैठ के रो रहे थे। किसी ने पुलिस वालों को बुला दिया, पुलिस वाले आए, उनको अनाथ वहां पे छोड़ आए ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम वालों ने भी भर्ती नहीं किया। कहा आधार दोगे तो अंदर डालेंगे तुम्हें। कहां जाए, कहां जाए माता पिता? हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ये वही देश है जिसकी संस्कृति की, जिसकी सभ्यता की, जिसके संस्कारों की बातें लंबी लंबी होती थी। आज देश कहां पहुंच गया? तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आपने सुनाई, और मैं लगता है मेरे को कि हमारे दर्शक भी इसको समझ पाए होंगे कि क्या मैसेज हम इस कन्वर्सेशन के दौरान आप लोगों को देना चाहते थे। और जो भी आपका सवाल है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम ज़रूर पहुंचेंगे मैम के पास और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम आपको रिप्लाई दे पाए। बाकी जो चल रहा है पुरुष आयोग, वो डिमांड तो है,
बस आवाज और बुलंद करने की देर है। बाकी आप देखते रहिएगा इन खबर। और धन्यवाद मैम, आप आए, आपने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और आशा करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा होगा। धन्यवाद।